माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं डे 7 चैप्टर 7 डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग चैप्टर में बच्चों वैसे तो काफी टॉपिक्स हैं, डायरेक्टिंग की कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, लीडरशिप स्टाइल्स, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लेकिन इन सारे ही टॉपिक्स को हम आज रिवाइज नहीं करेंगे। हम आज रिवाइज करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। जो भी सैंपल पेपर्स की एनालिसिस की है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करी है, उससे ये पता लगता है कि डायरेक्टिंग में से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, और वो क्वेश्चन ज्यादातर किन टॉपिक्स पे पूछे गए हैं उसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी आपके लिए। या तो कभी कभी लीडरशिप स्टाइल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स या बैरियर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स पे केस स्टडीज होती हैं, या फिर कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के प्रोसेस से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज या कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, जिनको हम बहुत डिटेल में आज रिवाइज करने वाले हैं। इसी तरह की डिटेल रिवीजन वीडियोस में और चैप्टर्स की भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सारे टोटल प्रोसेसेस जो कि हमारे सिलेबस में है उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। विद निमोनिक्स आप इन प्रोसेसेस को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसी में मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस भी मैंने डिस्कस कर रखा है, वो भी आप अलग से देख लेंगे। उसके अलावा इंसेंटिव्स, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स किस तरह से हम एक्रोनिम्स के थ्रू याद कर सकते हैं और कीवर्ड्स के थ्रू उनको रिमेंबर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आज की रिवीजन वीडियो भी आप देखेंगे और उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा टू राइट एनी टाइप ऑफ आंसर्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू in the exam. So let's connect to commerce and let's start the smart revision of chapter 7 directive. A very important and the interesting element of directing function of management, that is motivation. Motivation हम पढ़ेंगे बच्चों डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो मोटिवेशन वर्ड है ना बच्चों, आपकी और मेरी लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जानने से पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। देखो बच्चों, कोई भी परफॉर्मेंस जो होती है ना किसी की भी, चाहे वो टीचर की परफॉर्मेंस हो या स्टूडेंट की हो या वो किसी की भी परफॉर्मेंस हो, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है कि जब उस एबिलिटी के साथ मोटिवेशन ऐड हो जाता है ना, तो ये परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच सकती है इसका अंदाजा हम सबको ही है। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स होते हैं या आपको कोई टारगेट दिया जाता है, तो आपको कोई टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में टारगेट पूरा कर दो, तो मे बी योर परफॉर्मेंस, आपकी कैपेबिलिटी है उसको उस टाइम पीरियड में पूरा करने की, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, चीजों को टालने की हमारी आदत होती है। लेकिन सोचिए कि अगर उसके साथ कोई मोटिवेटर ऐड हो जाए, अगर मैं बच्चों से कहूं कि बच्चों ये प्रोजेक्ट आपको 5 दिन में सबमिट करना है और जो स्टूडेंट सबसे पहले प्रोजेक्ट सबमिट करेगा उसको मैं एक सर्टिफिकेट दूंगी या कैश अवार्ड दूंगी, तो क्या उसका प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट करने में वो हेल्प नहीं करेगा मोटिवेटर? तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉयर होता है ना और उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते होते हैं, तो उसको उन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने के लिए उनको सुपरवाइज तो करना ही होता है, लेकिन उनको लगातार मोटिवेट भी करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली मोटिवेशन बच्चों क्या होता है। डेफिनेशन देखिए मोटिवेशन की, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर यहाँ पे हम सिर्फ अभी लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट,
दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एक्ट तो हर कोई ही करता है, लेकिन जिस तरह से मैनेजर चाहता है उस तरह से एक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मोटिवेशन. To act in the prescribed manner, to act in the manner in which the manager wants them to act, that is called the motivation. So that why does he want to motivate the subordinates? So that he can achieve the organizational goals on time. एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इन डेफिनेशंस को आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए बच्चों. The process which begins with the physiological or the psychological needs, or another word for the need that I have used is the deficiency, which triggers the behavior that is aimed at a goal. What does it mean कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स या डेफिशिएंसीज को ट्रिगर करता है, और क्यों ट्रिगर करता है? ताकि उससे हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को अचीव कर सकें, ऑब्टेन कर सकें. सो दीज आर द टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन. अब ये देखिए कि इन टेक्निकल डेफिनेशंस में क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. ये माने जाते हैं कि मोटिवेशन के एलिमेंट्स हैं. जैसे मोटिवेशन जो है वो मोटिव, क्योंकि हमेशा हम क्या कह रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तो मोटिवेशन जो है वो एक मोटिव जो इनर फीलिंग पे डिपेंडेंट होती है, एक अर्ज पे डिपेंडेंट होती है, एक डिजायर पे डिपेंडेंट होती है, एक नीड पे डिपेंडेंट होती है, और किसी न किसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के ऊपर डिपेंडेंट होती है. तो सबसे पहला चीज जो मोटिवेशन में आता है, सबसे पहला एलिमेंट या वर्ड वो आता है मोटिव. फिर उसके बाद मोटिवेशन वर्ड आता है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक मैनर. लोगों को उकसाना, लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो उस तरह से एक्ट करें जैसा कि उन्हें एक्ट करना चाहिए. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेक्निक्स होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो मोटिवेशन की डेफिनेशन में तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज अ मोटिव behind the motivation, what is actually the motivation, what type of a process it is, and what are the motivators that are used to motivate the people in the organization. अब एक बार कोई एग्जाम्पल लेकर बच्चों इस मोटिवेशन प्रोसेस को देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस शुरू किससे होता है. तो ये पूरा मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में प्रोसेस है कि मोटिवेशन प्रोसेस शुरू होता है अनसेटिस्फाइड नीड से. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नीड से किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते. सोचिए जैसे आप बड़े बच्चे हैं 12th क्लास में, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप पूरे असाइनमेंट के 20 क्वेश्चंस करके लाना, मैं आपको 2 एक्लेयर्स दूंगी, आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए जो है ना वो 2 एक्लेयर्स की नीड नहीं है. अगर मैं कहूं बच्चों ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूरे करके लाना और मैं आपको जो है 5000 कैश प्राइज दूंगी, तो आप मोटिवेट हो सकते हैं. लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको अगर मैं कहूं कि बच्चे जल्दी से भाग के काम कर दो, मैं आपको 2 टॉफी दूंगी, वो कर देगा उस काम को, क्योंकि उसके लिए वो 2 टॉफियां भी जो है वो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है और उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्चुअली पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि हम किसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. तो किसी की सेटिस्फाइड नीड से हम कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज उसके पास ऑलरेडी है तो उसका लालच देके या उसका स्टिमुलेटर देके हम उससे काम नहीं करा सकते. हमें काम कराने के लिए उसको वो चीज ऑफर करनी पड़ेगी जो उसके पास नहीं है. तो हमेशा जो मोटिवेशन प्रोसेस होता है वो किससे शुरू होता है बच्चों? अनसेटिस्फाइड नीड से शुरू होता है. तो अगर मान लीजिए कि हमारी कोई भी अनसेटिस्फाइड नीड है, मान लीजिए कि मैं भूखी हूं या आप में से कोई भूखा है, तो उससे क्या होता है कि अनसेटिस्फाइड नीड से टेंशन होती है. टेंशन की जगह हम ये कह सकते हैं रेस्टलेसनेस होती है. फिर उसके बाद हम अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, उसको कहते हैं ड्राइव या अर्ज. ठीक है, उससे क्या शुरू हो जाता है? सर्ज बिहेवियर. अब ढूंढना शुरू कर दूंगी, मान लीजिए मैं किसी जगह पर हूँ, बाहर गई हुई हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ आसपास खाना कहाँ मिलेगा, तो मैं इधर उधर जाकर पूछूंगी कि यहाँ कहीं खाना मिलता है या नहीं, कोई रेस्टोरेंट है या नहीं, उसको कहेंगे हम सर्च बिहेवियर. फिर जब सर्च बिहेवियर के बाद मान लीजिए मुझे कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो मैं वहां बैठ कर खाना खा लूंगी और मेरी नीड क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी.
और जो मेरी भूख थी वो खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द टेंशन। तो टेंशन से ही, अनसेटिस्फाइड नीड से टेंशन हुई, और टेंशन जब मेरी रिड्यूस हो जाएगी तो ये तो एक टेंशन रिड्यूस हुई, बट लाइफ इज फुल ऑफ टेंशंस, तो फिर अनदर जो है मेरी अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो अराइज हो जाएगी। तो इसी तरह से ये मोटिवेशन प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि हर एक की जो है ना, अभी हम नीड हायरार्की थ्योरी में यही पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से हमारी जो एक पर्टिकुलर नीड होती है, जब वो सेटिस्फाई होती है तो कौन सी अनदर नीड जो है वो अराइज हो जाती है। सो दीज नीड्स एंड वांट्स are both important to be satisfied if the employer wants that the satisfied workforce is available in the organization. He has to see that what are the unsatisfied needs of the employees. Only then he can motivate the employee to perform the job in a better manner. अब जो बहुत important topic हमें करना है बच्चों, वो करना है मोटिवेशन की थ्योरी, और मोटिवेशन किस तरह से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो थ्योरी है ना बच्चों, ये सिर्फ आपके 12th क्लास के एक सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है। जब इस थ्योरी को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि थ्रू आउट लाइफ ये थ्योरी एप्लीकेबल होने वाली है और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि नीड्स पर बेस्ड है। तो थ्योरी क्या है? मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ये जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है बच्चों, ये सम अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं वो क्या अजम्पशंस हैं, क्योंकि उसी के बाद हम इस थ्योरी को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या लोगों का जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपकी और हमारी क्या नीड्स हैं, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसीलिए ये माना जाता है इस थ्योरी में कि ह्यूमन बिहेवियर किस चीज पे डिपेंडेंट है? ह्यूमन नीड्स पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद सेकेंड अजम्पशन है इसकी, नीड्स अराइज इन दी हायरार्किकल ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर दे रखा है इसमें कि कौन सी नीड्स पहले अराइज होती है और फिर उसके बाद कौन सी नीड्स अराइज होती हैं। तीसरी अजम्पशन है कि सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेरी नीड पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई मुझे उसी से रिलेटेड मोटिवेशन दे, तो मैं मोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस नीड को फुलफिल कर चुकी हूं। फिर उसके बाद है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स गेट सेटिस्फाइड। अभी हम देखेंगे कि जब एक लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी दूसरी लेवल ऑफ नीड अराइज होती है। तो बच्चों एक्चुअली सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस थ्योरी। हम मोटिवेशन का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। तो अब जब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना है, जब परफॉर्मेंस को डिजायर्ड मैनर में लाना है, तो उसी के लिए हम मोटिवेशन यूज करते हैं। तो अब सुपरवाइजर या जो डायरेक्टर है या जो मैनेजर है, उसको ये कैसे पता चले कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करी जाए। अब उसको जब ये पता चल जाएगा कि कौन सी नीड्स उसके सबऑर्डिनेट्स की सेटिस्फाइड है और कौन सी नीड सेटिस्फाइड नहीं है, उसी हिसाब से वो इंसेंटिव्स या मोटिवेटर्स यूज करेगा। तो इसीलिए एक डायरेक्टर के लिए, एक मैनेजर के लिए ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इस थ्योरी को पहले मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल्स लेके इस थ्योरी को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि जो नीड्स हैं उसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। सीक्वेंस क्या है? बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये ऑर्डर मास्लो ने सजेस्ट किया है, मास्लो ने प्रिस्क्राइब किया है
और हम ये देखेंगे कि ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रियलिस्टिक ऑर्डर है। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर होता है नीड्स का, वो होता है बेसिक एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनको सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है। वो क्यों सर्वाइवल नीड्स होती है? क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइवल के लिए जैसे खाना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, तो द नीड्स फॉर द हंगर एंड द थर्स्ट दे आर कॉल्ड एज द सर्वाइवल नीड्स। तो हर एक इंडिविजुअल जो एक ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई भी हो, सिंगल पर्सन, आप, मैं या कोई भी हो सकता है वो, तो उसकी जो सबसे पहले जो नीड्स अराइज होती हैं वो डेफिनेटली कौन सी नीड्स होती हैं? सर्वाइवल नीड्स होती हैं। हर एक को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? खाना और पानी पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। तो ये कुछ बेसिक सर्वाइवल नीड्स है जो हर इंडिविजुअल की होती हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि इंसान की सर्वाइवल नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड है, फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ नीड्स अराइज होती हैं वो कौन सी होती है? सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स को सेफ्टी नीड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम दो तरह की सेफ्टी की बात करेंगे, एक तो फिजिकल सेफ्टी और एक फाइनेंशियल सेफ्टी। तो एक हर एक पर्सन को ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जो खाना और पीना उसको आज मिल रहा है वो उसे आगे भी मिलता रहे। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? एक रेगुलर इनकम चाहिए होगी, कुछ पैसा कमाने का कोई तरीका चाहिए होगा जिससे वो अपने आगे के लिए कपड़े, अपने आगे के लिए खाना, अपने आगे के लिए घर का अरेंजमेंट कर ले। और जो दूसरी सेफ्टी है, जो फिजिकल सेफ्टी है, वो कैसे पूरी हो सकती है? कि उसको जब ये श्योरिटी मिल जाए कि किसी भी तरह के वो एक्सीडेंट्स वगैरह से प्रोटेक्टेड है, जहां वो रह रहा है वहां लॉ एंड ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर वो बीमार पड़े तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सके। तो इस तरह की जो उसकी नीड्स हैं वो कहलाएंगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी तो सेकंड लेवल ऑफ नीड जो बताई गई है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स बताई गई है, जो तभी अराइज होंगी जब बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ नीड्स में बताया गया सोशल नीड्स, जिनको बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कहा जाता है और एफिलिएशन नीड्स भी कहा जाता है। तो बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं द नीड्स फॉर लव एंड अफेक्शन, द नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, द नीड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारी जो नीड्स हैं वो सोशल नीड्स में आती हैं। और ये कब अराइज होंगी? जब वो फाइनेंशियली और फिजिकली सिक्योर है, तब उसकी ये नीड अराइज होगी कि लोग उसे जाने या उसको एक्सेप्ट करें। देन कम्स द एस्टीम नीड्स, जिनको ईगो नीड्स भी कहा जाता है। एक इंसान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसकी एस्टीम नीड्स अराइज होती हैं। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाह रहा था, अब वो ये चाहता है कि वो अब लोगों से अलग दिखे, थोड़ा सा बेहतर दिखे। तो उसके लिए उसको स्टेटस की जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कि उसके पास पहले घर नहीं था, उसने घर ले लिया, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसने कार ले ली, लेकिन अब उसको अच्छा मकान चाहिए, बंगलो टाइप का मकान चाहिए। अब उसको, उसके पास पहले एक छोटी कार थी, अब उसको बड़ी कार चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है, ताकि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूफ कर सके। तो जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा सोसाइटी में, उसके बाद ही उसकी ये नीड अराइज होगी जो कि उसकी स्टेटस की नीड होगी या जो कि उसकी ईगो या स्टीम की नीड्स होगी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में बताया जाता है कि जब ये चारों नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कौन सी नीड्स अराइज होती हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो नीड्स जो पर्सन शुरू से चाहता था वो बनना और वो बन गया। सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी एक अच्छी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद परमानेंट भी हो गई वो जॉब, तो उसकी जो है वो सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई और उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन और टाइटल मिल गई जिसके नाम से लोग उसे जानते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, तो उसकी सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई। उसको कंपनी ने एक अच्छे खासे ड्राइवर के साथ गाड़ी दे रखी है, एक अलग से केबिन दे रखा है जिसमें वो बैठता है, तो उसकी ईगो नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं।
लेकिन वो कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, वो सेटिस्फाई करने के लिए वो और हार्ड एफर्ट्स करेगा और वहां तक पहुंचेगा जो वो बनना चाहता है, तभी उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना है बच्चों एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डायरेक्टर है, जो कि मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको डायरेक्शंस देनी होती हैं एम्प्लॉयज को, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एम्प्लॉयज की नीड्स जो हैं वो क्या हैं और उनको कैसे पूरा किया जाए। तो एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी बेसिक और सर्वाइवल नीड्स होती हैं वो कैसे पूरी होंगी, अगर उसको एक रीजनेबल, जो एक सूटेबल अमाउंट ऑफ सैलरी या अलाउंसेस दिए जाएं जो कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उसकी कैपेबिलिटीज के साथ मैच होती हूं, तो उसकी बेसिक नीड्स जो हैं उससे वो अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े और बाकी सारी भी जो बेसिक सर्वाइवल एसेंशियल नीड्स होती हैं उन सबको वो ऑब्टेन कर सकता है। फिर उसके बाद अगर उसकी जॉब परमानेंट कर दी जाए और उस जॉब में कुछ पेंशन प्लान्स भी हो कि अभी जो उसको सैलरी मिल रही है उसको ये श्योरिटी मिल जाए कि ये सैलरी उसे मिलती रहेगी अगले कई सालों तक, जब तक मिलती रहेगी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा, और उसके बाद भी मिलती रहेगी, तो उससे उसकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, सिक्योरिटी नीड्स। उसी पैसे से वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकता है, फिजिकल सेफ्टी का भी ध्यान रख सकता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो उसे मिल ही जाएगी। फिर उसके बाद जो उसकी सोशल नीड्स हैं या बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल देख के इधर उधर भागने लगते हैं, तो इस तरह से उसकी जो है अच्छी सैलरी भी है, अच्छा स्टेटस भी है, तब भी वो सोशली सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां लोग एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं, कभी कभी इनफॉर्मल गैदरिंग्स भी होनी चाहिए, कोई पिकनिक्स और एक्सकर्शंस होनी चाहिए, ताकि उसको एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मिले अपने कोवर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर है तो उसकी सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब अगर कंपनी उसको कोई ऐसा जॉब टाइटल देती है, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, या उसको कोई कैश अवार्ड देती है, या उसको कोई सर्टिफिकेट देती है उसके वर्क डन की अप्रिसिएशन के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग में उसका नाम अनाउंस किया जाता है, तो अगर लोगों के एफर्ट्स को प्रॉपरली और सूटेबली रिवॉर्ड्स दिए जाएं और उनको रिकॉग्निशन मिले, तो उससे उनकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई होती है, ईगो नीड्स या एस्टीम नीड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कंपनी पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ चांसेस ऑफ प्रमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेगी, तो एम्प्लॉयज की जो है सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने की जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको हर तरह से एग्जाम्पल दे दिया कि जो 5 कैटेगरी ऑफ नीड्स हैं वो किस हायरार्की में अराइज होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, देखिए मैंने लिख रखा है बॉडी पार्ट से एसोसिएट करके कि किस तरह से हम इन नीड्स को अपने फिजिकल बॉडी पार्ट से भी एसोसिएट कर सकते हैं, कि जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती हैं भूख की, प्यास की, उसको हम स्टमक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी बॉडी से ही रिलेटेड होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, टांग सब कुछ बिल्कुल सलामत रहे, टिच रहे, फाइन रहे, तो वो पूरी होल बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो हमारी सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं, जिसमें हम चाहते हैं प्यार मिले, हमें एक दूसरे का साथ मिले, तो वो किससे एसोसिएटेड है, हार्ट से एसोसिएटेड है। और जो ईगो नीड्स है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि दिमाग चाहता है कि हम वो बने जो हमें बनना था, या हम वो अचीव करें सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो कि किसी और को अचीव नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम बॉडी पार्ट से भी उसको कोरिलेट कर सकते हैं। So this is the very important theory. It is only about the level of needs which arise in a particular hierarchy. Each one of us should understand, and the most importantly, who has to understand these needs? It is the employer, it is the director, it is the manager. क्योंकि अभी जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नीड्स जो हैं वो कौन कौन से इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं, कितनी तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बेसिक नीड्स हैं
और जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो जाती हैं, और जो हायर लेवल नीड्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं। तो आई होप विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फुली द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। मोटिवेशन टॉपिक का लास्ट पार्ट जो है इंसेंटिव्स, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एक्चुअली मोटिवेशन का पूरा पर्पस ही परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना होता है कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को किस तरह से मोटिवेशन के थ्रू अफेक्ट किया जा सके या इंप्रूव किया जा सके। तो हमने नीड हायरार्की थ्योरी में भी यही देखा कि जब एम्प्लॉयर को ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी कौन सी नीड्स जो है वो अनसेटिस्फाइड है, उसी हिसाब से वो ये डिसाइड करता है कि किस तरह के इंसेंटिव्स फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल देकर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सकता है। तो नाम से ही बच्चों पता चलता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें विदाउट गिविंग मनी टू द एम्प्लॉइज उन्हें मोटिवेट किया जाता है। अब इनकी लिस्ट बना लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, और इस पे जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ये आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो इनके नाम देख लीजिए और फिर उसके बाद हर एक इंसेंटिव के बारे में मैं आपको बता दूंगी, उस कीवर्ड से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सारे हैं बच्चों फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और इनको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आपको आसान हो याद करने में। इसमें पी 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 4 या इसको आप P4 भी कह सकते हैं, NRBC। तो पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बोनस एंड को पार्टनरशिप। तो इस तरह से पहले इनकी एक लिस्ट बना लीजिए इस शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से, और फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को जो जैसे यहाँ 4 P है, यहाँ पे 4 E है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इनको बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि इसी में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत इंसेंटिव आइडेंटिफाई कर लेते हैं। JOS, जॉब एनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड स्टेटस। तो इनकी लिस्ट बना लीजिए। अब देख लेते हैं कि ये एक एक इंसेंटिव किस तरह का है और वो किस तरह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको सबको ही पता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस में बेसिक सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है, मॉनिटरी नेचर की, उसमें डियरनेस अलाउंस होता है DA, और इंक्रीमेंट्स होते हैं, टाइम बाउंड इंक्रीमेंट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। तो ये तो बेसिक जो है वो इंसेंटिव है जिसके थ्रू एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है टू वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम करा था, तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज का ही एक एग्जांपल है जिसमें वेजेस जो है वो एज पर प्रोडक्शन दी जाती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी उस हिसाब से वेजेस बढ़ती रहेंगी। तो वो एक मोटिवेटर का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रॉफिट शेयरिंग है बच्चों, वेरी सिंपल, कि कभी कभी किसी एम्प्लॉइज को ये भी लालच दिया जाता है कि अगर आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज इन द प्रॉफिट शेयर भी दिया जाएगा। तो उस केस में एम्प्लॉय क्या कोशिश करेगा, वो प्रॉफिट्स ही बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसका परसेंटेज इन द प्रॉफिट्स के हिसाब से उसे भी बेनिफिट मिलेगा। परक्विजिट्स होते हैं बच्चों समथिंग मोर देन द सैलरी एंड वेजेस। होते तो वो फाइनेंशियल फॉर्म में ही है, ओवर एंड अबव सैलरी कुछ भी दिया जाता है, जैसे कभी कभी कन्वेंस आने जाने का खर्चा एम्प्लॉय का वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है, या उनके ट्रांसपोर्ट बिल्स को रेम्बर्स कर देती है, या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, या हाउसिंग फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज या उनके बिल्स रेम्बर्स कर देती है, और उनके इंश्योरेंस कवर करवा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी तरह के इंश्योरेंस। जो पेमेंट सैलरी से ऊपर होती है और वो मॉनेटरी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट्स को रेम्बर्स करने की बात होती है, तो वो कहलाते हैं परक्विजिट्स। फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो होते हैं बच्चों जो काम करने के बाद जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद भी कुछ रेगुलर इनकम के फॉर्म में उसे मिलते रहते हैं, जैसे एक प्रोविडेंट फंड होता है जो उसने पूरी लाइफ में इकट्ठा किया होता है,
ग्रेचुइटी होती है जिसमें कुछ पेमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इयर्स वर्कड बाय द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी मिलते हैं, उनको कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मॉनेटरी नेचर के होते हैं इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। फिर बोनस होता है बच्चों, कभी कभी जैसे दिवाली बोनस होता है, न्यू ईयर बोनस होता है। तो जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उन प्रॉफिट्स अर्न का कुछ शेयर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ इन द फॉर्म ऑफ बोनस वो बांटते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंसेंटिव। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन प्लान, या आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जहां पे शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो लेस देन द मार्केट प्राइस एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं कि अगर वो मार्केट से खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर वो कंपनी से खरीद लेते हैं तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लोअर प्राइसेस पे देती है, एंड दैट इज कॉल्ड द को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये सारे बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं बच्चों फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। अच्छा, अब ये जो सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं बच्चों, ये बेसिक नीड्स जो सर्वाइवल नीड्स हैं और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल नीड्स है ना वही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो सकती हैं। बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही देने पड़ते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे। सबसे पहले तो इन चारों में आपको बहुत आसानी से डिफरेंस समझना होगा। पहला है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, मतलब जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करे। एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट्स, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑन द नोटिस बोर्ड, मोमेंटोस। आप ये देखते हैं बच्चों कि जब स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अलग से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनका नाम ऑनर बोर्ड पे लिखा जाता है। तो इसी तरह के जो इंसेंटिव्स है, इसी तरह का मोटिवेशन एम्प्लॉयज को भी चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि उसको हरदम पैसा ही चाहिए रिटर्न में। अगर मान लीजिए कि एक मीटिंग हो रही है और वहां पे एम्प्लॉयर जो उसका सुपीरियर है वो बोल दे कि हमें इतना फायदा हुआ और इस एम्प्लॉय की वजह से फायदा हुआ, इसके एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे तालियां बजवा दे, सम पैट ऑन द बैक। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होती हैं। लोगों को बताना होता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो उससे वो मोटिवेटेड फील करता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। और कभी कभी एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में सम मॉनेटरी एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे सर्टिफिकेट के साथ कुछ पैसा दे दिया, थोड़ा बहुत नॉमिनल। वो ऐसा नहीं होता कि वो मॉनेटरी इंसेंटिव में आ जाएगा, लेकिन मेन उसका टारगेट यही होता है कि साइकोलॉजिकली जो है वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड फील करवाना है। उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग की जाए बाय द सुपीरियर्स, तो अगर कोई टीम बैठी हुई है जिसमें सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें से अगर सुपीरियर्स का इस तरह से एटीट्यूड हो तो वो कहें कि आप अपनी राय बताइए, तो उस टाइम एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील करता है, उसको लगता है कि हमारी राय भी मायने रखती है। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं, वर्क कमिटीज होती हैं, कुछ इस तरह की कमिटीज बना ली जाती हैं जिसमें उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है जो ज्यादा रिलायबल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड होते हैं, और उनसे जो है डिसीजन मेकिंग में उनकी राय ली जाती है। तो उस तरह का जो इंसेंटिव होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों। देन कम टू द थर्ड वन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं ये फील करें कि दे हैव सर्टेन पावर्स, सर्टेन ऑटोनॉमी, एंड दे शुड फील दैट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो दे आर अलाउड टू टेक द डिसीजंस। जैसे कि हमने डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में करा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है तो वहां पे डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होता है। हर एक लेवल के पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं जिसके लिए उन्हें बार बार अपने सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम इन टेकिंग द डिसीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दैट एम्प्लॉय शुड ऑल्सो हैव सर्टेन पावर। देन कम द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमने देखा स्टाफिंग वाले चैप्टर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए होती है। तो जब एम्प्लॉयज को
करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनके रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं ताकि वो अपडेटेड रहें। तो इस तरह का अपडेटेड एम्प्लॉय, ट्रेन्ड एम्प्लॉय, उसका मोटिवेशन और मॉरल बहुत हाई हो जाता है, जिसको हम कौन से इंसेंटिव में लेते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो आई थिंक कि आप बहुत आसानी से इन चारों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जब एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करे उसके बदले में उसको एक्नॉलेजमेंट मिले तो रिकॉग्निशन हो गई, और जब डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें तो वो पार्टिसिपेशन हो गया, और जब उसको डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंटली लेने की पावर दी जाए तो वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो गया। और अगर उसको चांसेस दिए जाएं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, या का एटमॉस्फेयर हो कि लगातार उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड स्टेटस। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है बच्चों कि जो जॉब है ना उसको बहुत चैलेंजिंग कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज ऐड कर दी जाती हैं, उसको कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया जाता है। तो जब इस तरह का जॉब हो तो उसको करने में बहुत मजा आता है एम्प्लॉय को। जैसे अगर आप अपना भी एग्जांपल लें तो एक तो मोनोटोनस तरीका होता है, द टीचर हैज कम टू द क्लास एंड शी हैज गिवन द लेक्चर एंड शी हैज एक्सप्लेन यू समथिंग। लेकिन जब कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, क्विज करवाए जाते हैं, या फिर उसके बाद कोई आपको क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है कि सेम चीज ही आपको याद करवाई जा रही है या लर्न करवाई जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग मैनर में करवाई जा रही है। तो उससे क्या होता है कि आप अच्छा महसूस करते हैं और पार्टिसिपेटिव महसूस करते हैं। तो इसी तरह से जो जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर वैरायटीज ऑफ द वर्क कंटेंट, मेकिंग द जॉब इंटरेस्टिंग, मेकिंग द जॉब चैलेंजिंग। कुछ जो है उसमें ऐसे कंटेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं कि जिसको करने के बाद एम्प्लॉय खुद ही जो है वो सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग उसके अंदर आए। तो दैट इज कॉल्ड द जॉब एनरिचमेंट। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी एक तरह का मोटिवेटर माना जाता है कि ओवरऑल सराउंडिंग्स, ओवरऑल क्लाइमेट ही ऐसा है कि जिसमें लोगों को इनिशिएटिव जो है वो अलाउ किया जाता है, उनके रिवॉर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम हर एक एम्प्लॉय के पास है कि वो किसी भी तरह से चाहे तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, वो हमेशा डर के नहीं रहता है। या कोई कंप्लेंट बॉक्स है कि अगर कोई खुलकर सामने किसी की शिकायत नहीं कर सकता, सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, तो अपना नाम छिपाकर भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्लाइमेट है, इस तरह का एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक तरह के मोटिवेटर का काम करता है। एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड टू वर्क इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि जो पोजीशंस है ना, जो जॉब टाइटल्स हैं, उनको रैंकिंग्स कर दी जाती है, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। या कुछ स्टेटस सिंबल्स, जैसे कुछ एम्प्लॉयज को जो है सेपरेट केबिन दे दिया जाए, या फिर उसको कोई ऐसा जॉब टाइटल दे दिया जाए जो कि लगे कि बेहतर टाइटल है। जैसे स्टूडेंट्स होता है हाउस कैप्टन, प्रीफेक्ट होता है, क्लास मॉनिटर होता है, हेड गर्ल, हेड बॉय। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स होते हैं जो नॉर्मल पोजीशन से अलग होते हैं, जो कि उसको स्टेटस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, और वो मोटिवेटर का काम करता है। सो आई होप बच्चों कि ये सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अगर आप ये कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनको अपने पास नोट कर लें तो आपको आइडेंटिफिकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह के जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये जो है ईगो नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो बीच की नीड होती है ना, बिलोंगिंगनेस नीड, उसमें दोनों तरह के इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी। तो आपके 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। तो बेसिक 2 नीड्स जो हैं वो प्योरली फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं। जो सोशल नीड्स होती हैं उसमें दोनों तरह के इंसेंटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और जो ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं वो नॉर्मली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई की जाती हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय है जो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, जो जॉब सिक्योरिटी भी है उसके पास, तो अगर उसको ये कहा जाए कि आपके जो है तनख्वाह में 5,000 रुपए हम बढ़ा देंगे, तो वो मोटिवेट नहीं होगा, वो मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होगा। पर अगर उसको कहा जाए कि आपका जॉब टाइटल हम चेंज कर देंगे,
या आपका नाम जो है वो हम उस मैगजीन में देंगे जो एनुअल मैगजीन कंपनी का छपता है। तो इस तरह की चीजों से चाहे उसको मॉनेटरी कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो मोटिवेट हो जाएगा क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। तो ये इंसेंटिव्स जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक मोटिवेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डायरेक्टिंग। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, जिसके बिना ना तो सुपरविजन पॉसिबल है, ना मोटिवेशन, ना लीडरशिप। What is communication? What is the process of communication? What are the barriers and how these barriers, which are called the noise, they make the communication ineffective, and what are the solutions to these barriers? Communication की definition देखिए बच्चों, communication is the process of transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver। तो बच्चों इस definition में देखिए कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। एक पर्टिकुलर पार्टी इसमें सेंडर है, एक पर्टिकुलर पार्टी इसमें रिसीवर है, और जो अल्टीमेट पर्पस है वो कम्युनिकेशन का क्या है, दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सेंडर जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, फिर वो रिसीवर के पास आती है और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है, देन दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई कम्युनिकेशन में, सेंडर एंड द रिसीवर। एक मैसेज इन्वॉल्व हो गया जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है, और पर्पस क्या है उसे ट्रांसफर करने का कि रिसीवर उसको समझ पाए। दूसरी डेफिनेशन देखिए बच्चों, द प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन with one another to reach the common understanding। मतलब जो लोग होते हैं वो पहले तो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं जो उन्हें पहुंचानी होती है, फिर उसको शेयर करते हैं, और पर्पस उसका क्या होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो बच्चों इन डेफिनेशंस में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर एंड देन फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर। अब देख लेते हैं बच्चों कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स। मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस बना रखा है, और उस प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स और स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होता है, सेंडर के पास होता है, और उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मैसेज। तो सबसे पहले सेंडर उसको कंसीव करता है अपने दिमाग में कि मुझे क्या मैसेज भेजना है, और जो सेंडर होता है वो राइटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, और डेमोन्स्ट्रेटर भी हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको ये मैसेज सेंड कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस लेक्चर, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आई एम अ राइटर ऑल्सो, आई एम अ स्पीकर ऑल्सो, एंड इफ आई ड्रॉ सर्टेन डायग्राम और द चार्ट देन आई बिकम अ डेमोन्स्ट्रेटर ऑल्सो। तो जो सेंडर है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसीव करता है, सबसे पहला स्टेप, और उसके बाद जब वो कंसीव कर लेता है, वो डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या मैसेज भेजना है, उसके बाद वो उस मैसेज को एनकोड करता है। तो सेकंड स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सेंडर ही के पार्ट पर है वो है एनकोडिंग ऑफ द मैसेज। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ गिविंग शेप टू द मैसेज। तो मतलब जो भी मैसेज सेंडर को भेजना है उसको किस तरह से भेजना है, क्या फॉर्म और शेप होगा। इट मे बी अ पिक्चर, इट मे बी अ वर्ड, इट मे बी अ जेस्चर, ठीक है। तो ये एनकोडिंग ऑफ द मैसेज जो है वो सेकंड स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। उसके बाद जब मैसेज एनकोड हो जाता है तो देन द सेंडर सेंड्स द मैसेज। तो third step in the communication process, again at the part of the sender, is sending of the message, and then he selects a particular channel or the media through which the message has to be sent, and that channel may be, it may be a mail, it may be a phone call, it may be the internet। जब 3 steps हो जाते हैं तो चौथा step है the receiver will receive the message। अब steps होंगे receiver के part पे। The receiver can be the reader, the listener or the observer। उस हिसाब से अगर सेंडर राइटर है तो रिसीवर रीडर है, अगर सेंडर स्पीकर है तो रिसीवर लिसनर है, अगर सेंडर डेमोन्स्ट्रेटर है
तो रिसीवर ऑब्जर्वर है। तो रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, फोर्थ स्टेप, फिर वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। सेंडर ने एनकोड करा था, रिसीवर क्या करेगा, डिकोड। डिकोड क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज दैट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो जो मैसेज मिला है सेंडर से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। फिर जब वो डिकोड कर लेगा तो वो उस मैसेज पे एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद वो फिर से फीडबैक देगा सेंडर को कि उस मैसेज के हिसाब से उसने उसको फॉलो किया है या नहीं करा है। तो कम्युनिकेशन बच्चों एक लगातार चलने वाला अगेन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर। तो 6 तो इसमें स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, 3 स्टेप्स एट द पार्ट ऑफ द सेंडर एंड 3 स्टेप्स एट द पार्ट ऑफ द रिसीवर। और अगर इसमें एलिमेंट्स की बात की जाए कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसके बिना कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है, तो वो 8 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 एनकोडिंग, नंबर 4 मीडिया, नंबर 5 रिसीवर, नंबर 6 डिकोडिंग, नंबर 7 फीडबैक एंड नंबर 8 नॉइज। अब ये नॉइज क्या होती है, नॉइज एनी हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉइज। एनी डिस्टर्बेंस, anything that makes the communication ineffective, तो वो नॉइस कहीं पर भी हो सकती है। सेंडिंग के जब इंफॉर्मेशन में कंसीव कर रही हूँ तब भी नॉइस हो सकती है, जब मैं एनकोड कर रही हूँ तब भी हो सकती है, जब मैं सेंड कर रही हूँ मीडिया के थ्रू भी हो सकती है डिस्टर्बेंस, जब रिसीवर रिसीव कर रहा है वहां भी हो सकती है, जब वो डिकोड कर रहा है वहां भी हो सकती है, और जब वो फीडबैक भेज रहा है वहां भी हो सकती है। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है या नॉइस है उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो अभी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैरियर्स या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो किसी की भी वजह से हो सकती है, सेंडर की वजह से भी और रिसीवर की वजह से भी। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरियर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझेंगे बच्चों। 4 तरह के बैरियर्स होते हैं, सीमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, मतलब ये किस किस तरह के बैरियर्स होते हैं। सीमेंटिक बैरियर्स जो है वो लैंग्वेज बैरियर्स भी कहलाते हैं, जो कि एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ द मैसेज की वजह से अराइज होते हैं। गलत एनकोडिंग या गलत डिकोडिंग की वजह से दे आर कॉल्ड एज द सीमेंटिक बैरियर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर या उसकी पॉलिसीज की वजह से कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कुछ बैरियर्स होते हैं इमोशनल बैरियर्स, जिनको साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है, जो कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर और रिसीवर से कंसर्न्ड होते हैं। तो कभी कभी सेंडर और रिसीवर की स्टेट ऑफ माइंड वैसी होती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, सो दे आर कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और अगर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सेंडर और रिसीवर के किसी भी तरह के बैरियर्स अराइज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पर्सनल बैरियर्स। तो बच्चों ये पूरा चार्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब हर बैरियर को हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो सीमेंटिक बैरियर्स हैं वो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल जार्गन्स, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज। इनके एग्जांपल्स दे लेते हैं, नाम से ही बहुत क्लियर है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब होता है कि कभी कभी मैसेज जो है वो सही तरह से एक्सप्रेस्ड ही नहीं होता है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मान लीजिए दिखाई नहीं दे रहा है, मिस प्रिंटिंग है, या जो वोकैबुलरी है वो सेंडर के पास सही नहीं है, उसने कुछ वर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल कर लिया जो कि रिसीवर को समझ में नहीं आ रहे हैं, या कोई वर्ड लिखना वो भूल गया बीच में, या उसने कोई वर्ड्स रिपीटेडली यूज कर दिए। ये सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों बैडली एक्सप्रेस मैसेज के। कभी कभी आप देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है, कोई क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है और उसके बाद सीधा 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ही नहीं,
तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं कि कोई मैसेज जो इंपॉर्टेंट था वो ओमिट हो गया, या कोई मैसेज रिपीट हो गया, या कोई मैसेज में सही वोकैबुलरी यूज नहीं हुई, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज के। फिर उसके बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। बच्चों कई बार एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, द वैल्यू ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। तो ये जो वर्ड वैल्यू है इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो जब वो वैल्यू हमने अपनी कम्युनिकेशन में यूज की तो हम किस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ उसे यूज कर रहे हैं ये क्लैरिफाई करना भी बहुत ही जरूरी है, वरना कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड होगी। फिर उसके बाद फॉल्टी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है। तो जैसे आपका भी जब एग्जामिनेशन पेपर आता है तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस की हिंदी में ट्रांसलेशन होती है। तो अगर वो ट्रांसलेशन गलत हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पूछ रखी है और जब हिंदी में क्वेश्चन ट्रांसलेट हुआ तो उसका इंपॉर्टेंस की जगह कोई और हिंदी वर्ड यूज कर लिया, तो बच्चा तो उसी हिसाब से आंसर करेगा। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारी तरह के लोग काम करते होते हैं, अलग अलग रीजन्स के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। तो कभी कभी कम्युनिकेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके और फिर फॉरवर्ड किया जाता है। तो उस ट्रांसलेशन में अगर कोई गलती कर देगा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड होगी। एंड कम टू द टेक्निकल जार्गन्स। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बहुत सारे बच्चों, हम भी यूज करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में। कभी कभी आपसे कहा जाता है एल्मनेक आपके लिए जरूरी है, तो आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि डायरी की बात हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को तो अपनी डॉक्टर वाली लैंग्वेज में बहुत सारी डिजीजेस और सिम्टम्स वो पता होते हैं। तो अगर डॉक्टर उसी लैंग्वेज में हमें बताना शुरू कर देंगे ना तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये क्या बता रहे हैं। जब वो हमारी लैंग्वेज में बताएंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सुपीरियर्स, वो कभी कभी कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो कि अनट्रेन्ड लोग होते हैं या जो कि नए लोग होते हैं, उनको वो टेक्निकल वर्ड्स समझ में ही नहीं आते। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निकल जार्गन्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर दैट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। उसके बाद अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस का मतलब होता है कि कम्युनिकेटर ने जो अज्यूम करके मैसेज ट्रांसफर करा उसको क्लैरिफाई नहीं करा। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप एग्जाम में 90% और अबव मार्क्स लेकर आएंगे तो मैं आपको कैश अवार्ड दूंगी, लेकिन मैंने ये क्लैरिफाई ही नहीं करा कि मैं कौन से एग्जाम्स की बात कर रही हूं, कि मैं प्री बोर्ड की बात कर रही हूं या मैं एनुअल एग्जाम्स की बात कर रही हूं। और बच्चे ने ये सोच लिया कि मैडम तो एनुअल एग्जाम्स की बात कर रही हैं, प्री बोर्ड के बारे में उन्होंने नहीं बोला, या मैडम प्री बोर्ड की बात कर रही हैं, एनुअल एग्जाम के बारे में उन्होंने नहीं बोला। तो इसी तरह से जब मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं तो अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई सुपीरियर है वो ये अनाउंस कर दे कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द बोनस, और वो ये अनाउंस ना करे कि वो कब डिक्लेयर करेंगे, तो हर एक कोई अपने हिसाब से अज्यूम करेगा कि कोई सोचेगा कि दिवाली पे मिलेगा, कोई सोचेगा कि न्यू ईयर पे मिलेगा। तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को वीक कर देते हैं और कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि किस तरह के जेस्चर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज मैं आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मेरा आंसर है हाँ, तो मुझे ऐसे ऐसे करके हाँ करना चाहिए, पर मैं बोल तो रही हूँ हाँ हाँ ठीक है और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो इसका मतलब बोलने में वर्ड्स तो मेरे हाँ के हैं लेकिन जेस्चर मेरा ना का है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है उसको बॉडी लैंग्वेज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना कहते हैं। एंड दे ऑल कम अंडर द लैंग्वेज बैरियर, दे ऑल कम अंडर द सिमेंटिक बैरियर। कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या उसके जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से अराइज होते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की है,
तो वहां पे आसानी से फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है तो उनकी पॉलिसी जो है वो अलाउ नहीं करती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल को डिसीजन मेकिंग के या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की। तो उस तरह की पॉलिसी जो है, जो सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है, वो कम्युनिकेशन में हर्डल्स क्रिएट करती है और वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर माना जाएगा उसकी पॉलिसी की वजह से। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज में क्या आता है कि किस तरह की फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सजेशंस बॉक्स होते हैं, कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती रहती हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होगी। और लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज क्रिएट प्रॉब्लम इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस। डेफिनेटली अगर बहुत ही रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें कोई भी चेंजेस हो नहीं सकती हैं तो वो भी कम्युनिकेशन को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, चेंजेस अलाउड हो, तो कम्युनिकेशन भी जो है वो आसान हो जाती है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ रखे हैं। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है, डिविजनल स्ट्रक्चर भी है, बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारे हेड्स हैं। तो अगर इस तरह के कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही है, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होंगी कम्युनिकेशन में, दे विल बी कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन बैरियर्स ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। उसके बाद स्टेटस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक पर्टिकुलर स्टेटस या पोजीशन होती है। तो स्टेटस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनको ये डर होता है कि इस तरह के स्टेटस के पर्सन के साथ अगर हम ऐसी बात करेंगे तो कहीं वो बुरा ना लग जाए। मतलब वहां पे क्लाइमेट ही ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा स्टेटस गैप जो है वो मेंटेन रहता है, तो वहां पे कम्युनिकेशन में परेशानी आ सकती है। तो बच्चों, हमने देखा अलग अलग एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो भी हर्डल्स क्रिएट कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Come to the third category of the barriers, that is psychological barriers. They are also called as the emotional barriers, and that I have told you that they depend on the state of mind of the sender and the receiver. और बच्चों, इन दोनों में आपको बहुत क्लियर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो पर्सनल बैरियर्स हैं वो भी सेंडर और रिसीवर के पर्सनालिटी ट्रेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं वो सेंडर और रिसीवर के जो परमानेंट ट्रेट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो इमोशनल बैरियर्स होते हैं वो करंट स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं कि अगर किसी वजह से सेंडर का या रिसीवर का जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज होते हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहलाते हैं। अब देख लीजिए कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन में क्या होता है कि कभी कभी जो सामने वाला मैसेज दे रहा होता है वो जो रिसीवर है वो ध्यान से सुनता ही नहीं है क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड होता है। मान लीजिए कोई एक सबऑर्डिनेट आया बॉस के पास और वो अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन जो बॉस है वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, वो पहले ही उसकी टेबल पे कोई फाइल रखी हुई है जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो उस सिचुएशन में वो सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही इनअटेंटिव है। सो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन, कि कोई भी अटेंशन वो कम्युनिकेशन पे दे ही नहीं रहा है। उसके बाद लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन होता है कि अगर बहुत लेंदी जो चैनल्स कभी कभी यूज किए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं स्केलर चेन में, तो अगर कम्युनिकेशन चैनल बहुत लंबा होता है तो बीच में ही उसकी ओरिजिनलिटी किल हो जाती है। या फिर पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है कि ज्यादातर रिटेंशन पावर जो होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है। मान लीजिए किसी ने मैसेज दिया, और खासतौर से ऐसा कब होता है, ओरल कम्युनिकेशन में होता है कि किसी ने मैसेज दिया और मैसेज हम थोड़ी देर बाद भूल गए। अब उस पर एक्शन ही नहीं होगा क्योंकि हमें मैसेज दिया गया था आगे पास ऑन करने के लिए, पर हमें याद नहीं रहा तो हमने पास ऑन नहीं करा। तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं वो होते हैं पुअर रिटेंशन बैरियर्स।
उसके बाद आ जाते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन पे। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम पूरा मैसेज सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। कभी कभी आप देखते हैं जैसे क्विज में होता है ना बजर राउंड, तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया या कोई क्लिपिंग दिखाई गई और अभी हमें क्वेश्चन नहीं पता है कि क्लिपिंग पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर हमने पहले ही बजर दबा दिया, बाद में पता चला कि क्वेश्चन तो कुछ और पूछ लिया जो हमें नहीं पता है। तो इसी तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जब कभी कोई सबऑर्डिनेट है या सुपीरियर है, कोई प्री नोशन रखता है और उसको लगता है कि ये यही कहेगा अगला सेंटेंस, और हम पहले से ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं और पता चलता है उसने वैसा बोला ही नहीं, तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। फिर उसके बाद है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई कि जिस सिचुएशन में आप एक पर्टिकुलर पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि सीनियर है आपका और वो आपसे बार बार कह रहा है कि तुम खुलकर मुझसे बात करो, तुम्हें जो कहना है कह दो, किसी और के बारे में चुगली करनी है कर दो, कुछ और कहना है कह दो, लेकिन आपको उस सिचुएशन में ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको ये बात बता दूंगा तो ये लीक आउट कर देगा। तो इस तरह की अगर डिस्ट्रस्ट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में तो भी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों इमोशनल बैरियर्स के या साइकोलॉजिकल बैरियर्स के, जिसमें टेम्पररी सिचुएशन की वजह से, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर की वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है या कम्युनिकेशन में नॉइज अराइज हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज द पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में कौन से बैरियर्स आते हैं? जो रिसीवर और सेंडर के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ये जो दो हैं वो सुपीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जो दो हैं वो सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब मान लीजिए फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कभी कभी क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं ना, उनको ये डर होता है कि अगर हमने ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कम्युनिकेशन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करा तो उससे मेरी जो पावर है, जो मेरी अथॉरिटी है, वो कुछ अंडरमाइन हो सकती है, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। तो अगर उसके मन में ऐसा है, उसकी यही फीलिंग है, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं करेगा और कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि कभी कभी सुपीरियर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि उसको लगता है कि मेरा सबऑर्डिनेट मुझसे बेहतर हो ही नहीं सकता है। उसका ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट होता है कि वो अपने आप को ही सुपीरियर मानता है हर एस्पेक्ट में एज कंपेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। तो इस केस में वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें अपने सबऑर्डिनेट्स की सुनना नहीं चाहता और बहुत सारी चीजें अपने आप की बताना नहीं चाहता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। किसी किसी सबऑर्डिनेट का नेचर ही ऐसा होता है कि वो कम्युनिकेट ही कम करना चाहता है, उसकी विलिंगनेस ही नहीं होती है कम्युनिकेट करने की, कि वो ना तो किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है ना इंफॉर्मेशन उसे देना चाहता है। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की अनविलिंगनेस है तो कम्युनिकेशन हैम्पर तो होगी ही होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्डिनेट्स को यह पता है कि हम अच्छे से अच्छी राय भी दे देंगे पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और अगर हमारी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो इंसेंटिव्स तो हैं नहीं अच्छी कम्युनिकेशन के लिए या अच्छे सजेशन के लिए। तो अगर इस तरह के लैक ऑफ इंसेंटिव्स हैं तो सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे। दे विल नॉट गिव एनी सजेशंस, दे विल नॉट गिव एनी आइडियाज, दे विल कीप ऑल द आइडियाज एंड सजेशंस विद देमसेल्व्स ओनली। तो इस तरह के जो भी कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं दे कम अंडर द पर्सनल बैरियर्स। सो बच्चों इन टोटल हमने 4 कैटेगरी में बैरियर्स करे हैं। द लैंग्वेज बैरियर्स जो है वो ये 6 हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं वो ये 5 एग्जांपल्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के 4 केसेस हैं और पर्सनल बैरियर्स के भी 4 केसेस हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है बच्चों के हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। तो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली क्या सजेशंस दिए गए हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए और जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए। सबसे पहला है क्लैरिफाई द मैसेज बिफोर कम्युनिकेटिंग। मतलब जो सेंडर है उसको खुद पता होना चाहिए सबसे पहले कि उसे क्या कम्युनिकेट करना है, तो वो बहुत ही वेल डिजाइन जो है मैसेज ड्राफ्ट कर सकता है।
कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अगर 2-3 लोगों से, एक्सपर्ट से मशवरा लेकर कम्युनिकेशन को डिजाइन किया जाए तो वो बेहतर कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर्स, कि ये हमें कम्युनिकेट करना है जिसकी रिसीवर को जरूरत है, जिसकी उसको जरूरत नहीं है वो कम्युनिकेट करना ही नहीं है। कन्वे द थिंग्स ऑफ द वैल्यू टू द लिसनर, अगर कोई मैसेज ऐसा है जिससे लिसनर को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला तो वो कम्युनिकेशन पे ध्यान ही नहीं देगा। तो हमेशा ऐसा मैसेज होना चाहिए जो लिसनर के लिए वैल्यूएबल हो। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, प्रेजेंट की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ्यूचर की भी। जैसे जब हम लेसन डिस्कस करते हैं तो मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ ना कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मैं फ्यूचर के बारे में भी आपको बताती रहती हूँ। बी वेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द जेस्चर्स, कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा जेस्चर हमें इस्तेमाल नहीं करना है कम्युनिकेशन में जिससे सामने वाला हर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद लिसनर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। तो आप स्पीकर तो अच्छे हैं लेकिन आप कभी भी अच्छे लिसनर नहीं है, आप दूसरे की बात सुनते ही नहीं है तो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो जाता है। तो आपको अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। एंश्योर द प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा इनकम्प्लीट होता है। जितने भी हमने स्टेप्स करे कम्युनिकेशन प्रोसेस के, तो उसमें लास्ट स्टेप जो है वो हमने देखा फीडबैक है। तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, सेंडर मैसेज सेंड करता है, फिर रिसीवर एंड में फीडबैक देता है कम्युनिकेटर को। तो कम्युनिकेशन जो है पूरा प्रोसेस इनकम्प्लीट है विदाउट फीडबैक। लास्ट इज फॉलो अप कम्युनिकेशंस। फॉलो अप कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि एक बार सेंडर ने कम्युनिकेट कर दिया तो वो चुपचाप से नहीं बैठ जाए, वो रिव्यू लेता रहे कि जो जो इंस्ट्रक्शन, जो जो कम्युनिकेशन आगे पास ऑन हुई हैं वो लोगों को समझ में भी आ रही है या नहीं, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये फॉलो अप का मतलब होता है। तो ये सारे सजेशंस हैं बच्चों कि कम्युनिकेशन को कैसे और अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, इफेक्टिव किया जा सकता है और कैसे उसके ओवरकम किए जा सकते हैं सारे बैरियर्स या सारे हर्डल्स।